पोएट्री सेंटर सैन होजे द्वारा आयोजित बौछार के कार्यक्रम हाइड्रेंशिया में आप सबका स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम हर महीने के चौथे शनिवार को होता है और ये प्रासंगिक यानी कि थीम पर आधारित कार्यक्रम है। हमारी आज की थीम है हाइड्रेंशिया। हाइड्रेंशिया के फूल मिट्टी की हर तबीयत में खिल उठते हैं, चाहे वह अम्लीय हो या क्षारीय। तो सिर्फ उनके फूलों का रंग बदल जाता है। तो आज हम उन रचनाकारों को सुनेंगे जिनकी मूल भाषा हिंदी नहीं है, पर जो हिंदी में रचना करते हैं, यानी मिट्टी की संगत चाहे जैसी हो, कविता में खिलना इनकी फितरत है। और आज मैं हूं आपकी होस्ट अंशु जौहरी और मेरे साथ हैं ऋत्विक। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋत्विक एंड हम दोनों की तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू बौछार, a theme based monthly program in Hindi, and today our theme is hydrangea. Before we begin our program, we will quickly go through certain do's and don'ts for a better experience on Zoom. If you like the work of someone, please give us a thumbs up in the chat window, or you can also type your comments in the chat. One request though, please refrain from posting insulting or derogatory remarks in the chat. We want to bring people and communities closer together. All right. बहुत बहुत धन्यवाद ऋत्विक। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। अंशु, मैं आपसे 1 मिनट ये कहना चाह रहा था कि इससे पहले कि हम कार्यक्रम का आरंभ करें, क्यों ना एक बार हिंदी की वर्णमाला को रिवाइज कर ले सबके बेनिफिट के लिए। वर्णमाला आपका मतलब है हिंदी के व्यंजनों और कॉन्सोनेंट्स से है? जी हाँ। ओके, ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। शायद बताते बताते आपको भी याद आ जाए। कोमल पत्ती क्रुद्ध धरातल कुमलाई खंठा को खींचे, खुरदुरे सपने खुल की घाट पे लेटे खुशियां खींचे। गीली मिट्टी गूंथे हर पल गंध भरे गीतों के गुच्छे, घुला धूप में घन का कण कण घाव भरे घर के कुछ कच्चे। चढ़ी बेल को चुभे कहीं चोट की चुप चुप के चर्चे, छूकर यूं छुपना मत तुम छिली हुई मेरी छाह के पीछे। जन्म नया एक जुनू नया जिसको हट जीवन को सींचे, झनकार भरा झीना सा है झंझावत झरने के नीचे। टहलती सांसें टेर लगाए टेढ़ी राहें टीले ऊंचे, ठंडा पानी ठहरा ठहरा ठनी ठनी ठिठकन से पूछे। डगर कठिन डैन ने फैलाए डर के तक्षक डटे समूचे, ढका सा ढाढ़स ढूंढ रहे ढीली नींव के बढ़ते कूचे। तिमिर भरा एक तट का कोना तूफानों की तृषा को समझे, थोड़े में हर था को पाना थकी दे थिरकन पर खींचे। दृश्य हूं मैं दृष्टि हो तुम दर्पण में द्वंद्वों के दरीचे, धुंध के धब्बे धांस सुबह की धरा जगी पर धूप पड़ी नैनों को मीचे। निर्जन में जब नीर भरा तो नव अंकुर निर्जीव में उपजे, पंक्ति पंक्ति पृष्ठ बनी मैं पर अर्थ लोग पुस्तक में खोजे। फैले बादल फेटे अंबर फिसली बूंदे फूल पर रीझे, बरस बरस कर बस में कर ले बदले घन बाढ़ों में गरजे। भूल गए कि भाव बिना भरसक यत्न भवरों में उलझे, मर्म कठिन प्राय सुमन मन की नदियां मैल उलीचे। यत्न बड़ा यात्राओं में यूं फूक जाऊं पर युद्ध है ओंछे, रचूं मैं सपने रोंपू बीज रातों की रोशन हो सोचे। लक्ष्य है लटके लालायत से लिए हृदय में लाख खरोचे, विकल नहीं अब वंदित राहें व्यथित लक्ष्य के विगत को पूछे। शून्य से शिखर शिखर से शून्य शेष निर्जन श्वास को कोचे, साक्ष्य बिना संपूर्ण कहीं सूक्ष्म सरल संभाव परोसे। हर चिंतन हो एक मंथन हर्ष की नीड़ जो हृदय मसोसे। बहुत बहुत आभार। मेरे साथ ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको कहते हैं उडू। उडू
और ये नाइजीरिया का है, और ये इसे लोकेश मेरे हस्बैंड ने घर पर ही बनाया था। आप सब देख पा रहे हैं, इसके 2 मुंह हैं और स्पर्श इसे बजा रहा था। पता नहीं आप लोगों को कितना सुनाई दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू स्पर्श। बहुत बहुत अच्छा बजाया उसने और बहुत अच्छी कविता। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये कविता हमने ली थी अंशु जौहरी के ही कविता संग्रह बूंद का द्वंद की पुस्तक से, जो अमेज़न और किंडल पे उपलब्ध है। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो वो ले सकते हैं। ऋत्विक, आपको तो याद रही व्यंजन माला। हाँ, आप बिल्कुल मेरे साथ ताल में ताल मिलाकर गा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद ऋत्विक, थैंक यू। तो अब हम अपने कार्यक्रम में सबसे पहले जिन्हें आमंत्रित करना चाहेंगे, उनका नाम है कोहिनूर चक्रवर्ती। इनकी मातृभाषा बांग्ला है। Dr. Kohinoor Chakravarti is an accomplished writer, lyricist, poetess, composer, singer, dancer, actress, a psychologist, and is also a well-known executive leader in Bay Area in a non-profit community. इन्होंने कथक सीखा है और इन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत भी सीखा है। इनके पास बैचलर्स डिग्री है फ्रॉम म्यूजिक इन म्यूजिक फ्रॉम खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, एज वेल एज अ मास्टर्स डिग्री इन कथक फ्रॉम प्रयाग यूनिवर्सिटी. With this, I would invite Kohinoor to read her first poem. Welcome, Kohinoor. स्वागत है आपका. Thank you so much. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो जो भी कुछ कहा और इतनी बढ़िया कविता पढ़ी आपने. थैंक यू ऋतिक जी, और लोकेश और स्पर्श को खासकर, जो आपकी फैमिली का उन्होंने बजाया भी, बनाया भी, और जो साथ मिला है आपका, तो बहुत बहुत शुक्रिया आज मुझे यहाँ लाने के लिए. जैसा आपने कहा कि मेरी मातृभाषा बांग्ला है, पर मैं काफ़ी सारे ख्वाब हिंदी में भी देखती हूँ. तो आपकी अनुमति से एक पहली कविता जो मैं आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसमें कुछ मेरे जीवन के अनुभव, नृत्य शिक्षा और प्रकृति से जो मुझे प्रेम है, उसकी एक छवि है. कविता का शीर्षक है छपाक छप. इरशाद. महीनों से ये गर्मी, दहकी दहकी धूप, छांव की ना कोई नरमी, सूरज का ये रूप, गर्मी बढ़ती सर पर चढ़ती, धरातल गई सूख. धरती को पानी की प्यास, अंबर से चुंबन की आस, कब आएगी बरखा रानी, कहता बूढ़ा अमलदास. ओहो, वो देखो, वो बादल छाए, पवन की डोली चढ़कर आए, अंबर का धरती के साथ मिलन अनोखा ये सौगात. उमड़ घुमड़ कर आई बदरा, घनन घनन घन घुम 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 घुम, लरज करज कर छाई बदरा, गगन पे रख के कांत सुन सुन. गरजते घोड़े गगन पे दौड़े, धूल उड़ाते बादल जोड़े, तक धिलांग तिरिकिट, तक धिलांग तिरिकिट, घड़न घड़न टक 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 टक, घड़न घड़न टक 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 टक, तलवारों के धार सा चमके, उमड़ घुमड़ कर दामिनी दमके. तलवारों के धार सा चमके, उमड़ घुमड़ के दामिनी दमके, कड़कती बिजली बादल तोड़े, आतिश आग से अंबर फोड़े. घड़न धरकदेत त्रकधा त्रकधेत त्रकधा त्रकधेत त्रकधा त्रकधेत त्रकधेत धेत धेत धेत, कड़धा. आहा. टिप 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 टुपुर, टिप टिप टुपुर, बूंदन के पाँव में नुपुर. एक टिप इधर तो एक टिप किधर, देखो 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 जिधर, बूंद बूंद पाती की छाती, इंद्रधनुष सौ रंग फैलाती. झिर 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 तिर 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 तिर, झनन झनन झर, झिमिर झिमिर झिर, झनक उठियों की झांझर, छलक छलक
अंबर का गागर, हर पर्वत से बहता सागर, सोई नदियां हुई उजागर। सिमट सिमट धरती से लिपटत लिपट लिपट, माटी ले करवट, सौंधी सौंधी मिट्टी अब महकी, लता लजाती कोयल चहकी, कूह कूह की कूक है बहकी, नदियां चलती लहकी लहकी, हर तरफ बस छप छप छप, हर तरफ तो बस छपाक छप छप, छप 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 छपाक छप छप, छप 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 तोड़ के बंधन, मस्त मगन मन, नाचे बच्चे नंग बदन बन, डोले रे भोला वो बचपन, मुक्त हुआ है फिर से जीवन, छपाक छप छप, छप 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 छपाक छप छप, छप 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 सर टीन के चाल से, छत की ढाल से, नहर नाल से बहता पानी, भीगे बाल से मीठे गाल से, ढुलक ढुलक कर बहता पानी, ढुलक ढुलक ढम ढुलक ढुलक ढम ढुलक ढुलक ढम, ढम 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 अपने ताल से, मस्त हाल से, लबाक लब लब रहता पानी, लाखों के मोती खेत में बोती, उपज रे मुझसे कहता पानी। सड़क पे आओ सबको बुलाओ, मिलके मोहल्ला धूम मचाओ, धानी चुनरिया सब फैलाओ, उधम धमाधम शोर मचाओ, अरे रे 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 भीगी रेखा संग सहेली, चंपा लेखा धरती संग हम मुक्ति पाए, आओ सब मिल भींगे गाए, इंद्रधनुष को गीत सुनाए, मोर मयूर को नाच सिखाए, धिनक धिन 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 दिग 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 छनन छनन छन, आओ नाचे नाचे बन बन, सावन संग छन छनन छनन छन, तुम नाचो हम नाचे सब नाचे मिल नाचे, नाच सड़क पे नाच रे बन बन, मुक्त हुआ है फिर से जीवन, ले छपाक दे छपाक कर छपाक भर छपाक, छपाक 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 छा। अच्छा ये थी मेरी छपाक छप। बहुत 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 अरे बहुत बात उम्दा। नहीं है। थैंक यू सो मच। अच्छा अगली कविता जो है वो हम सबकी असीमित साफ सफाई की रचना है। सिर्फ हम ही नहीं, प्रकृति को भी ये काम रहता है हमेशा हमेशा के लिए। अगली कविता का नाम है सूरजबाई। इसमें कुछ मेटाफर्स हैं, कुछ सिमिलीज हैं, कुछ उपमाएं हैं जो मुझे बहुत पसंद है। खैर कविता सुनिए, नाम है सूरजबाई। फिर चांद का बिस्किट कुतर गया कोई, फिर चांद का बिस्किट कुतर गया कोई, एक कोने से अध खाया छोड़ गया आसमान की टेबल पर। फैले हैं चारों तरफ तारों से अध खाए बिस्किट के किरचे। क्या बात। फैले हैं चारों तरफ तारों से अध खाए बिस्किट के किरचे। कल सुबह लिए लाल बदली का डस्टर हाथ में, आएगी सूरजबाई, कर जाएगी अध खाए बिस्किट और किरचे तारों के साफ। लिए लाल बदली का डस्टर हाथ में, आएगी सूरजबाई, कर जाएगी अधखाई बिस्किट और किरचे तारों के साफ। शाम के होते ही फिर कुतर जाएगा एक टुकड़ा चांद का स्नैक में। फैला जाएगा फिर टेबल, बड़बड़ करती सुबह सुबह फिर आएगी सूरजबाई, फिर साफ करने को आसमान का टेबल। वही हर रोज सुबह उठना, वही हर रोज की सफाई। तौबा बिल्कुल मेरी तरह है, उस बेचारी सूरजबाई की भी छुट्टी नहीं। वाह वाह, आहा। बहुत 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 सुंदर। क्या क्या कल्पना है। अगली कविता जो है वो है रोमांटिक सी एक कविता है। प्रेमियों को सदियों से ही उनका संवाद रहा है चांद से। आप जिस भी देश में देखें, जहाँ भी हों, चांद को देखें तो प्रेम की भावना तो मन में जगी जाती है। इस कविता का नाम है टूर का चांद। तुम दूर कहाँ हो मुझसे, उतने ही करीब हो जितना ये चांद है।
तुम दूर कहाँ हो मुझसे, उतने ही करीब हो जितना ये चांद है। हाथ बढ़ा लूं तो सेक लूं हथेलियां, थाम कर गर्म चेहरा। देखो कैसे रसगुल्ले ठूसे हैं मुंह में चांद ने, देखो कैसे रसगुल्ले ठूसे हैं मुंह में चांद ने। गुप्पा से गाल सफेद और ठुड्डी से टपकती चांदनी की चाशनी। गुप्पा से गाल सफेद, ठुड्डी से टपकती चांदनी की चाशनी। आओ दोनों चुल्लू में भरकर चांदनी, मुंह मीठा करें एक दूजे का। वही चांद की चाशनी, उसी चांद पर दोनों की नजर। तुम दूर उस शहर में, मैं दूर इस शहर में। तुम दूर उस शहर में, मैं दूर इस शहर में। ये चांद तो टूर पे जाता है ना साथ तुम्हारे। वाह, वाह, बहुत उम्दा, बहुत बहुत खूब, क्या बात है। कोई नो ये कुछ बहुत सारे चैट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं किस आपने पार्ले जी ढूंढ लिया आसमान में, और सूरज भाई अब तो मुझे लगता है हर कोई सूरज को देख के एक अलग नजरिए से देखे। उम्दा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ शेयर करने के लिए। अरे शुक्रिया आपको कि आपने हमें ये मौका दिया। साइकोलॉजिस्ट हूँ तो अभी तो और भी तनाव काफ़ी ख़ास है, बट एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब इंसान तन मन शरीर से पूरी तरह थक जाता है तो राहत उसको अपने साथ, अपने अंदर, अपने अकेलेपन में मिलती है अक्सर। तो अगली ये कविता उसी बारे में है। मकौड़ा। एक जाल है खुद का, एक जाल है खुद का, समेटने दो मुझे उसी के अंदर। बाहों को समेटकर, पाँव को खींचकर पेट तक, बाहों को समेटकर, पाँव को खींचकर पेट तक एक गोल आकार में पड़ी रहूं। एक मनपसंद कोने में, एक मनपसंद किताब के साथ। किसी से ना ही करनी बात, ना सुनना किसी की, किसी को झेलना नहीं, ना छूना है, ना बांटना है किसी से या किसी का दर्द। मकौड़ा जैसे आहट महसूस कर ठहर जाता है कोने में, पड़ा रहता है चुप से, ढोंग करता है जैसे मर ही गया हो। कभी कभी जीने के लिए मरने का ढोंग करना पड़ता है। क्या बात, बहुत सही, वेरी नाइस। मुझे भी आज मरना है जीने के लिए, अपने जाल में मेरे एक मकौड़े की तरह। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। वाह, बहुत बहुत उम्दा, और thank you Kohinoor for being here and sharing these wonderful poetic pieces. उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बनी रहेंगी इसी तरह आगे के इवेंट्स में भी, और हम ज़रूर सुनना चाहेंगे आपको फिर से। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने अगले पोएट की तरफ, और हमारे अगले पोएट हैं आज अनिल कुमार जी। Anil is a Silicon Valley IT leader and executive. Anil grew up in Madhya Pradesh, but his parents are Telugu speaking and are originally from Andhra Pradesh. His thinking language is Hindi. Anil is also into spirituality, and some of his friends are Hindi poets. One of the best ways of spiritual contemplation is to put the spiritual message into poetry, and that inspires him to write poems. So, chaliye, without any delay, we welcome Anil. अनिल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज, और बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी and Ritwik ji for giving me this opportunity, and that was a great performance by Kohinoor ji. I don't know if I can match the same level of energy, but let me see. So the first poem is Charwak Ke Chakke. So the the question, क्या है चारवाक के छक्के माने क्या?
Charvak is a school of philosophy. It's a school of philosophy that believes in the virtues of materialism. So you can call it modern way, it's a shopping mall culture philosophy, or many times it's also called drink, marry culture, right? Basically, it's all about sense pleasures, and you go from one momentary happiness to another other happiness, even if you have to take loans and max your credit cards. In the ancient times, people used to say, even if you have to drink ghee while taking loans, that's fine. You go, you have to die at some point anyway, so just take all the sensory pleasures and die, right? So that's their philosophy. So this poem is about, like, when you change from one momentary happiness to another happiness, while doing that, you come across various situations, right, which will break you. And Vedanta says that, my poetry is mostly spiritual poetry. So Vedanta says that, we have infinite patience. You can come whenever you are ready. Maybe it may take infinite lifetimes, that's fine. We have infinite patience, but until then, you keep, having dhakka pe dhakka, dhakka khate raho. So that's the theme of the poetry. So as I said, the title is चारवाक के छक्के. So वह क्षीण हुआ चारवाक के छक्कों से, हो तनावग्रस्त डूबा निराशा के थपेड़ों में, मगन हुआ सुपर बॉल IPL मदिरा पान में, क्षणिक संतोष पाए अनित्य से आनंद में. वह क्षीण हुआ चारवाक के छक्कों से. विषय आनंद के छक्के छूटे खेल के हर मोड़ पे, व्यर्थ करते हैं जो गर्व श्रुति स्मृति भाष्य में. पालन नहीं करते वो शंकर के सिद्धांत में. By Shankar, I mean Shankaracharya ji, who wrote many texts like Vivek Chudamani, Atmabodha, and commentary on Upanishads and Brahma Sutras and so on. So again, व्यर्थ करते जो गर्व श्रुति स्मृति भाष्य में, पालन नहीं करते वो शंकर के सिद्धांत में. वह क्षीण हुआ चारवाक के छक्कों से, करते सारे गलतियां वासना गुणों के प्रभाव में. करते सारी गलतियां वासना गुणों के प्रभाव में, परिस्थिति के आगे चूर हुआ शंकर कंकर में. The Shankar here is Manav, because his divinity has come down. कहे वेद वेदान, है प्रतीक्षा हमें तुम्हारी जन्म जन्मों से. वाह, very very philosophical, very very profound. बहुत बढ़िया. Thank you. And हाँ, अब अगली कविता आपकी कौन सी है? अगली कविता मेरी शीर्षक है मृषा. मृषा का अर्थ होता है in appearance, and there are terms here like adhyas. Adhyas means superimposition. So मृषा और अध्यास से भ्रमित मानव स्वप्न और जागृत में आभास का अनुभव. बुद्धिमान शिकार हुए प्रमाद से, क्षमा और दमा के अभाव से. So there are some terms here I'll quickly explain. So what it means is, like, pramada means losing sight, purpose, identity. All this happens when you have a lot of negativity built in your mind, right? When you have lack of forgiveness, a lack of mind control and control of senses. And then you are under the influence of the appearance and mrisha, which is appearance and superimpositions. And typically appearances are like sunrise and sunset, which are not true. So next part, यह विश्व एक आभास, शब्द स्पर्श का आभास, रस रूप गंध का आभास, देह का आभास. यह खेल है प्रक्षेपण का, अन्योन्य अध्यास का, आलात चक्र का. So this is a game of projection of mind. It's a play or projection of mind. It's adhyas, as I said. It's illusion. It's illusion like alat chakra. What is alat chakra? It's the fire wheel. In Diwali time, many times we have taken a small stick of fire and we might have moved it and created an illusion of it. So through projection of the mind, we create illusion inside illusion inside an illusion. चीटी करे शक्कर को धूल से अलग, हंस करे दूध को पानी से अलग, मन और विषय नहीं मुझसे अलग, मैं ही मैं, नहीं मुझसे कुछ भी अलग. Mind and vision, means mind and objects are it's very difficult to separate them. So what you do is you observe them, you remove the projection of the mind and you observe them in the substratum, which is the consciousness. When you observe them, then all the vishayas disappear. And that's what मैं ही मैं, नहीं मुझसे कुछ भी अलग. The next part is श्रवण से अज्ञान निवृत्ति, मनन से संशय निवृत्ति, अमनी भाव से तत्व दृष्टि. Shravan se Gyan Nivati, meaning listening to the scriptures, like Upanishads and everything, ignorance goes away. Manan se Shansya Nivritti means when you contemplate on it, then the doubts get resolved.
And then Amani Bhav se Tattva Drishti. Amani Bhav is the no mind state, which means you have quietened your mind and your mind is removed of unwanted thoughts. That's called Amani Bhav. And when you develop that, then you develop Tattva Drishti, meaning the spiritual vision. Wow. हे संतुष्ट योगारूढ़ मानव, जो पाना है पा लिया, अब किसे खोज रहे हो, चल पड़ जीवन मुक्ति की राह में, हंस सोहम, हंस सोहम. हंस सोहम क्या हुआ? Hansa Soham means I am that. Soham means, if you do Sanjeev Chet, so Saha plus Aham. So means I am that, right? And often Hamsa, when you reverse that, Hamsa plus Soham, Sa plus Ham, if you reverse it, it becomes Hans. Hansa Soham means I am that Hamsa Pakshi, meaning often referred to that as consciousness or Atma. I am that Atma. Or Parama. तो इसमें आपकी जो कविता में आपने जो प्रोजेक्शन की बात की है, आप मुझे ऐसा समझ में आया कि हम जब भी किसी चीज को देखते हैं, हम मतलब हम आप सभी लोग, हम उसे अपने अपने परिप्रेक्ष्य, अपने अपने एक्सपीरियंसेस, हमारे जो वैल्यू सिस्टम है, उसके आधार पर किसी भी चीज के बारे में अपनी राय बनाते हैं या अपना प्रोजेक्शन हमेशा सामने लाने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि वो चीज असल में क्या है ये किसी को नहीं पता होता. हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्शन को सुपर इम्पोज करके उसको ग्रहण करता है. और राइट, और उसमें आप जो कह रहे हैं कि इस चीज को सेपरेट करना है, वो जो कविता है आपकी, उसमें आप प्रक्षेपण का मतलब वही प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, राइट? Right. So basically, when we start seeing as is the truth, then all the projections disappear, Right. And all these through our mind lens disappears. When the lens of the mind disappears, it becomes a mirror, and when the mirror is available to you as a clean mirror, it starts reflecting the divinity within you. ठीक है, तो आपकी अगली कविता कौन सी है? अगली कविता भी मेरी स्पिरिचुअल कविता है. It's on वैराग्य. वैराग्य. So Vairagya Samraj is the title. Often you have seen when you've done some pujas and other things. So there is always people say Vairagya Samraj, Siddhartham. That's the संकल्प लेके करते हैं. या गुरु पाद श्लोक में वैराग्य साम्राज पहला ही श्लोक में आता है. So it is, this word has come many places in Hindu scripture. So that's the title here, Vairagya Samraj. So with that title, वैराग्य के साम्राज्य में अद्भुत सफलता. वैराग से ही आध्यात्मिक सांसारिक सफलता. वैराग बेकारी व लाचारी नहीं, वैराग जीवन की शैली भी नहीं. वैराग कोई शमशान वैराग्य नहीं, वैराग किसी बात का पछतावा नहीं. बचाए वैराग्य मन को भूत भविष्य के अनिष्ट से, जीवन की कमी हो दर्शित वैराग्य की दृष्टि से. पसंद नापसंद से उभरे मन वैरागी, अभ्यास से मन प्रबंधित हो वैरागी. विषय से वैराग ईश्वर अनुराग, समता और योग ही वैराग्य. वैराग्य है स्वीकृति, वैराग्य है निर्भीकता. वैराग ही मन की शांति. वैराग कर्म फल से वृत्ति, वैराग्य शक्ति भक्ति युक्ति. वैराग्य स्वतंत्र आनंद अनुभूति, वैराग्य साम्राज्य ही जीवन मुक्ति. वाह. तो ये गीता का मुझे जो कर्मण्येवाधिकारस्ते उसका थोड़ा सा निचोड़ इसमें कविता में दिखाई दिया कि आप कर्म करते रहें फल की कामना के बिना. पर मुझे ऐसा कई बार ये भी लगता है कि ना, हमारा जो एज ह्यूमन बीइंग्स हम सबको कैरेट्स की जरूरत होती है. अब जब मैं कविता भी लिख रही हूँ और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको लिखने के उपरांत जो खुशी प्राप्त होती है वो अपने आप में एक तरह से मुझे एक एडिक्शन लगता है कि मैं फिर से कविता लिखूं और उस खुशी को भोग करूं. तो हम ना चाह के भी, मुझे पता नहीं है कि हम पूरी तरह से वैरागी हो पाते हैं कि नहीं, अगर हमें किसी भी तरह वो एक आत्मदृष्टि का आभास हो रहा है तो. Right. So often that happens, but that is because we are wired that way, because we are wired with result-oriented thinking. Yes. So if you do this, it's called dopamine circuit. In psychology, it's called dopamine-based circuit. Yes, so this is how you get the result, and you're driven off the result. Right. Whereas Karmanyevadhikarastha reverses it. It says, don't worry about it. Results will automatically come. Concentrate on the process. And this is the same thing the person who has won the World Cup, Dhoni, has said that. Recently, Dhoni has talked about the process.
So you focus on the process, enjoy the process of enjoy while doing the process itself. For example, a person who is doing the painting, he is so in love with his painting that while doing the painting, he enjoys. He may not enjoy the painting later on. Whether he gets a gift about the painting, he may not enjoy. He loves the process itself. When you love the process itself, results will automatically come. But the unfortunate thing is, we are driven the other way around. We are driven off the results. So Vairagya make sure that we are not driven by the results of dopamine circuits, but we are driven off through Vairagya. And Vairagya will lead to सांसारिक as well as आध्यात्मिक सफलता both. बहुत बहुत आपका आभार अनिल कुमार जी, आप आकर आपने एक अलग ही तरह की विचारधारा को से हमारे को परिचित कराया। शायद हम लोग के पास इतना समय होता नहीं है कि इस तरह की गहरे जो गूढ़ विषय हैं उन पे हम जाकर पढ़ सके, तो क्षणिक ही सही पर आपके साथ से हमें वो जानकारी हासिल हुई, वो ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत बहुत आभार आपका। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर मैथिली राव को, जो हमारे साथ शामिल हो रही हैं बैंगलोर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथिली जी। नमस्ते। आपको देखकर नमस्ते, बहुत अच्छा लगा। हाँ, कैसी हैं आप? तो मैं बहुत अच्छी हूँ, शुभकामनाएं सबको। Dr. Maithili Rao, she's a Dean of Languages and is a coordinator of research programs in Jain Deemed to be University in Bangalore. तो ये इनकी जो आपकी मातृभाषा कौन सी है मैथिली जी? कन्नड़। तो ये कन्नड़ है, लेकिन she writes poetry in हिंदी। ये हिंदी पढ़ाती भी हैं, हिंदी में रिसर्च लीड करती हैं और अंग्रेजी में भी एक कविताएं लिखती हैं। तो चलिए मैथिली जी, आप की कविताओं से रूबरू हुआ जाए। स्पॉटलाइट आपके ऊपर है। ये मेरी एक बहुत क्या कहें, बहुत छोटी सी कोशिश रहती है। हमेशा मैं फंसी रहती हूँ और इस बात के बीच में फंसी रहती हूँ कि कहीं तो अंशु जौहरी जैसी कोई दिख जाती है और मिल जाती हैं, और फिर कहीं तो कोहिनूर जैसी कोई आ जाती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि भाई मैं कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में अध्ययन और अध्यापन के काम से जुड़े हुए हम लोग तो ज्यादातर हिंदी को साहित्यिक दृष्टिकोण से ही देखते हैं। लेकिन हाल ही में मेरे जहन में और मेरे सामने ये बातें उभर कर आ रही हैं कि हिंदी का परिवार बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है। और मैं सिर्फ भारत के भीतर की बात नहीं कर रही हूँ, भारत के बाहर की भी बात कर रही हूँ। और इतना बड़ा संसार है रचनाओं का, रचनाकारों का, जो ऐसा आजकल जैसे हम सबाल्टर्न, जब हम बात करते हैं सबाल्टर्निटी की और कहते हैं कि हाशिए पर टिके हुए हैं सब, तो मैं कहती हूँ कि जब मैं इतना बड़ा परिवार देखती हूँ हिंदी के प्रेमियों का, जो कविताएं लिख रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं, लेकिन वो मुख्य धारा में आ ही नहीं पाते हैं। इतना ज्यादा भरा पड़ा है सब कुछ। हम साहित्यिक क्षेत्र में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं आ ही नहीं पाती। जैसे अभी आपने वर्णमाला को लेकर जो शुरुआत की, अगर वो आ जाए कहीं पर, आजकल हम लोग जैक एंड जिल और क्या ट्विंकल ट्विंकल पे इतना ज्यादा टिके हुए हैं भारत के भीतर कि हिंदी को हम लोग एकदम सरकार है हाशिए पर। लेकिन विश्व के स्तर पर देखें तो लोग हिंदी के साथ अपने प्रेम को जोड़कर अपने आप को अभिव्यक्त करने का इतना अधिक प्रयास जो हो रहा है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो कोहिनूर जी का, जहाँ पर उनकी जो कविता एक तरफ थी और इतना रिदम था, इतना लय था वहां पर, मैं तो एकदम मैं देख रही थी कि कोई शायद नृत्य कर रहा है शब्दों के साथ। और अनिल जी का एकदम दूसरी तरफ, जब अनिल जी पढ़ रहे थे तो लग रहा था जयशंकर प्रसाद की ध्वनि सुनाई दे रही है। इतना अधिक उसमें आध्यात्म और जो छायावादी स्वर जो सुनाई देता है हम जैसे साहित्यकारों को, वो अनिल जी के कविताओं में सुनाई दे रहा था। तो मैं अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस कर रही हूँ यहाँ पर। नहीं बिल्कुल नहीं, आपकी कविताओं की प्रतीक्षा। इतनी लंबी कविताएं तो नहीं है मेरी, बहुत ही छोटी छोटी कविताएं हैं। और ये मेरी कुछ अपने अनुभव हैं जो रास्ते पे चलते उतरते दिखाई दे जाता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ बेछंद से, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं हमेशा जब भी कलम उठाती हूँ
तो ये सबसे पहले मेरे सामने ये शब्द जो हैं थिरकते हैं और आ जाते हैं। बेछंद। बैठी हूँ लिखने, उठाई है कलम, शब्दों का भंडार, भावनाओं का उद्गार। पिरों कैसे, छंदबद्ध करूं कैसे। छंद अलंकार हैं मुझसे दूर भागते, पर रुकती नहीं कलम, चलती ही जा रही स्वयं। टटोलते हुए मानस को, अस्थिर आंखों को, ढूंढ रहे हैं जो विषय को, धूमिल स्वप्निल जीवन को। दिशाहीन राहों को दिखा दे एक दिशा, रचा दे एक सच। लगे मुझे भी कभी मैं भी लिख सकती हूँ, बेछंद ही सही कविता बन सकती हूँ। वाह, तो क्या बात है। ये वाह, दुविधाएं हैं, मेरा ये द्वंद्व है जो शब्दों में मैंने कोशिश की है थोड़ा बांध कर रख दूं। बहुत बढ़िया। दूसरी कविता जो अंशु जी ने मेरे लिए चुनी है वो है एक वो मैं पहले मुस्कान। तो मैं बाइक पर घूमती हूँ, मेरी ये जो सड़कें जो लाइफलाइन है हमारी, मैं कार में नहीं जाती हूँ। मैं जितना अपने आप को वो हवा की थपेड़ें जो मुंह पर पड़ती हैं और जो एक स्वच्छंदता का आभास होता है बाइक में जाते हुए, वो लगभग कार में नहीं होता है। कार में भय अधिक होता है कि कहीं कोई इधर से मार देगा, कहीं कोई, मैं किसी को ना मार दूं। तो बाइक में जो मुक्त आभास होता है वो कार में नहीं होता है। लेकिन बाइक में एक और चीज है, दुनिया जो है निकलती हुई जाती है, और उसी दुनिया को मैंने बहुत बार देखा है और उसे छतबद्ध करने की कोशिश की। एक दिन जब मैं खड़ी थी एक सिग्नल पर और बगल में सड़क के किनारे वो छोटे छोटे जो फूल होते हैं, और चूंकि अंशु जी ने हाइड्रेंजियास कहा तो मुझे वो छोटे छोटे जो पीले पीले से फूल होते हैं घास के बीच में उगते रहते हैं और वो गाड़ियों के हवा के उस थपेड़े में जो है हिलते डुलते मुस्कुराते हुए रहते हैं, उनको देखकर मेरे मन में ये कुछ शब्द निकले। मुस्कान। सड़क के किनारे उगती हुई घास की वो तीलियां, नाजुक नन्ही सी, पड़ती नहीं नजर कभी उस पर किसी की। धूप में झुलसती, बारिश में भीगती, न बनी वो कभी पेड़ न कोई पौधा, फिर भी टिकी रही मजबूत, चट्टान की हो जैसे उनमें ताकत। सबके पैरों से चोट खाती, मुस्कुराती, हवा के झोंकों के साथ मंद मंद हिलती। इंसान क्यों मचाता है फिर शोर। तो ये जो संघर्ष की जो संकल्पना होती है, संघर्ष और जिजीविषा जो होती है, वो छोटे से उन फूलों में हम देखते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है। अनिल जी ने भी अपने शब्दों में यही उद्गार अनिल जी के शब्दों में भी सुनाई दिया। इतना सब कुछ होकर भी हम खुश नहीं रहते हैं, हमको और भी कुछ चाहिए, जो है उससे ज्यादा चाहिए, उससे कहीं कुछ और चाहिए। तो ये इंसान की जो ये ललक है, हमेशा वो जो ना मिलता हो वही उसे चाहिए। उसे देखकर मैंने इस उन छोटे से फूलों के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश की थी। तीसरी कविता है जो मैंने हाल ही में लिखी। अंशु जी ने ये जब अंशु जी का ये जो देखा बौछार का, और फिर दशहरा आ रही थी, तो बहुत पहले मैंने ये लिखना शुरू किया था। तो अंशु जी के इस बौछार के निमंत्रण को देखकर मैंने खत्म किया था। एक आस। रात के अंधकार में कहीं एक किरण छिपी है, समुंदर के लहरों में कहीं एक सीपी छिपी है, छिपी है कहीं ना कहीं मानवता दानवों के संसार में भी, अन्याय के सन्नाटे में न्याय की चीत्कार छिपी है। उगने दो सूरज को दिखेगा जब सब, उठने दो लहरों को मोती मिलेगी तब, धुल जाएगा इंसान जब दिखेगा भगवान भी, छोड़ो ना आस न टूटने दो विश्वास, अधर्म के खेल में जीत होगी धर्म की। वाह। दशहरा के इस मौके पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अंशु जी को और ऋत्विक जी को और पूरे इस रचनात्मक संसार को, कवियों के संसार को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये 2 पल दिए जहां पर मैंने अपने इन चंद शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत किया।
बहुत बहुत शुक्रिया मैथिली जी हमसे जुड़ने के लिए। और मैं बेंगलोर में काफी दिन रहा हूँ, तो स्वल्प कन्नड़ गोतु। हिंदी बोल दे तो बहुत है, यहाँ पर काम चल जाता है। भाषाई पर मैं राजनीति इतनी अधिक हो गई है आजकल। सही में, लेकिन अगली आप बार बहुत आए अच्छा तो लगा जरूर बताएंगे, हम मिलने की जी। कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैन यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाती हैं ना, तो मैं उसी के पास ही रहता था, कुमार स्वामी लेआउट में। तो अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, और बहुत अच्छी कविताएं लगी आपकी, धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हुए हम अगली पोएटिस को बुलाना चाहेंगे जो हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। तो हम स्वागत करना चाहेंगे मेहरबान कौर का, जो पोएट हैं। शी इज अ पोएट, होम मेकर and a small business owner based in Delhi, India. She was born and raised in Jhansi, a historical city in central India, in a Sikh joint family where she learned about Indian culture and values. She is an avid reader of Gurbani, poetry, and fiction, and is proficient in Punjabi, Hindi, and English. So, बहुत बहुत धन्यवाद मेहरबान कौर जी, और मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, और आप हमसे अपनी कविताएं शेयर कीजिए। आपकी मातृभाषा पंजाबी है ना? जी आंटी आप म्यूट पे हो। हाँ नमस्कार जी। बहुत बहुत पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों में आपने अभी नई नई कवित्री बनी हूँ। नहीं मेरी तो बस हाँ जी, बताना जैसे आपने सबको बोला। कि हाँ, मेरे चंद्रप्रीत हमारे एक मित्र हैं, और उनकी मम्मी हैं मेहरबान कौर जी, और चंद्रप्रीत खुद एक कवि हैं। और मुझे चंद्रप्रीत से पता चला कि उनकी मम्मी बहुत अच्छी कविता लिखती हैं, और मैंने पढ़ी तो मैंने अंशु जी को बताया, और मुझे बहुत खुशी है कि आज आंटी हमारे बीच हैं और अपनी कविताएं शेयर करेंगी। थैंक यू सो मच। बाकी ये है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी, एक आग तो होती है, बस बाहर से कोई चिंगारी लगाने वाला होना चाहिए, और ये चिंगारी मेरे बच्चों ने मुझे लगाई है कविता की। तो मतलब मुझ पे खुद को, अपने आप को खुद से मेरी पहचान उन्होंने ही कराई है, तो मैं बच्चों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और वैसे मैं बुंदेलखंड झांसी से हूँ, और 38 साल से दिल्ली में ही हूँ, मैरिड हूँ। तो और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, ही इज़ अ बिजनेसमैन एज यू सेड। तो बस कुछ सालों से मैं उनके साथ ही हूँ बिजनेस में। बाकी गुरबाणी हमारे मायके में भी, मेरे झांसी में भी गुरु ग्रंथ साहिब जी का हमारा प्रकाश था, तो पंजाबी वगैरह गुरमुखी तो बचपन से ही मतलब अंदर है, तो वो जी। और हिंदी, वो चाहे इंग्लिश मीडियम हूँ, लेकिन मैं हिंदी में मेरी बहुत रुचि है, हिंदी में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। बिल्कुल। अच्छा, तो आप पंजाबी हिंदी दोनों में कविताएं लिखती हैं, तो आज हम हिंदी में हाँ, पंजाबी हिंदी दोनों में लिखती हूँ जी। तो आज एक भी, जब मैंने आपकी कविता सुनी थी तो उसके पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूंगी। इनकी जो कविता है, आप बोले उसके पहले मैं आपकी एक कविता सुनाई जो हमने सबने बचपन में पढ़ी है शायद। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो, बीती रात कमलदल फूले उनके ऊपर भौरे झूले, भोर हुई सूरज उगाया जल पर पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। अब उसका दूसरा रूप देखिए इस कविता का, जो मेहरबान कौर में सुनाएंगी जी। वैसे तो मेरे हस्बैंड हर चीज में बहुत कोऑपरेटिव हैं, बस थोड़ा ना घर के काम में थोड़े आलसी हैं। तो इस टाइम कोरोना पीरियड में ना थोड़ा फिर मुझे ऐसे ही थोड़ा, मैं कहा चलो व्यंग्यात्मक लिख लेते हैं। चलिए कविता सुनते हैं। हाँ जी। उठो पतिदेव आंखें खोलो, ढेर लगा है बर्तन धो लो, करो ना अब कोई बहाना, झाड़ू पोछा भी है लगाना। मेरा निकनेम पिंकी है, so he calls me पिंके। हर वक्त पिंके पिंके ना पुकारो, छत पर लटके जाले उतारो, बात बात पर यूं ना डांटो, धोकर रखी फलियां काटो, तिरछी नजरों से यूं ना देखो, तिरछी नजरों से यूं ना देखो, हफ्ते से जमा कूड़ा फेंको, बीच सेवा के तुम भी बोलो, मैले कपड़े तुम भी धो लो,
एक पहिए से चलती ना गाड़ी, कर दो प्रेस तुम मेरी साड़ी, खाली बैठकर ज्ञान ना बघारो, पलंग पर धुली चादर बिछा लो, 37 वर्षों से करती हूँ सेवा, 37 वर्षों से करती हूँ सेवा, जीवन की इस संध्या बेला में मैं भी तो कुछ खा लूं मेवा। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। ये आई एम श्योर कि काफी लोग रिलेट कर पाएंगे इस पोएट्री से। जी। बहुत बहुत और ये शुक्रिया। जो एक कविता है, ये है खुद को अपना दोस्त बना ले। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि हर इंसान जब 12 घंटे सारा दिन में ना 60 कम से कम 60,000 उसकी थॉट्स होती हैं, विचार होते हैं, और जिसमें से हेलो एकदम से चला गया, आवाज आ रही है? आ रही है। जी एक सेकेंड। आप कविता सुनाए? हाँ जी सुना रही हूँ। पॉज, बिकॉज सब लोग वेट करते हैं तो पॉज। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि 60,000 जो होते हैं पॉइंट्स, उसमें ना 30,000 हमारे नेगेटिव आते हैं। तो इंसान में इतनी सक्षमता ईश्वर ने दी है कि उन नेगेटिव थॉट्स को भी ना पॉजिटिव कर सकता है। तो इसी से रिलेटेड मैंने इंस्पायर होकर ये कविता लिखी है। खुद को अपना दोस्त बना लो, कमजोर पड़ो या घबरा जाओ, खुद को ही ढांढस बंधा लो। अगर जो कुछ तुमसे रूठ जाए, आगे बढ़कर गले लगा लो। ठोकर खाकर जो गिर जाओ, आगे बढ़कर खुद को संभाल लो। खुद से बढ़िया साथी ना कोई, यह बात खुद को समझा लो। तन्हाई जो करे परेशान, खुद को अपना दोस्त बना लो। रास्ते कटीले जो हो जाएं, कितने भी पथरीले हो जाएं, खुद को खुद का जज्बा देकर राह को कुछ आसान बना लो। खुद का ही कंधा थपथपा, खुद अपना ही हौसला बढ़ा लो। राहें आसान हो जाएंगी, खुद को खुद का दोस्त बना लो। राहें आसान हो जाएंगी, खुद को खुद का दोस्त बना लो। वाह, थैंक यू जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। नहीं, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। इतने बड़े बड़े लोगों में आपने मुझे बुलाया, मैं तो अभी न्यू कमर ही हूँ। थैंक यू सो मच। मेहरबानी कौर जी, बहुत अच्छा लगा आपने जो एक सभी तरह की कविताओं में एक आपकी कविता का अलग स्वरूप था, जिसमें पहली कविता में एक हास्य था, व्यंग्य था, जो कि बहुत मजा आया उसको सुनने में, और जिस तरह से आपने उसकी पैरोडी बनाई, और जो दूसरी कविता थी उसमें बहुत अच्छा मैसेज था। तो बहुत बहुत आभार आपका, ऐसे ही लिखती रहिए, हम आपसे फिर बिल्कुल शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। थैंक यू। और अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ उषा राव जी को। उषा राव जी, इनकी मातृभाषा तेलुगु है, और इन्होंने हिंदी साहित्य में एमकॉम एमए हिंदी साहित्य में किया और बीएड भी किया है, और वर्तमान में ये माउंट कार्मेल स्कूल भोपाल में हिंदी शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। इन्हें बचपन से ही हिंदी साहित्य पठन पाठन में रुचि है, और इन्होंने कई नाटक लिखे हैं और मंचन भी कराया है। आज हम उनकी 2 लघु कथाएं सुनेंगे। उषा राव जी, आपका बौछार में बहुत बहुत स्वागत है। अपनी रचनाएं हमारे साथ बांटें। नमस्कार सभी को, दशहरे की शुभकामनाएं। आप मुझे सुन पा रहे हैं अंशु जी? आपका और ऋत्विक जी का बहुत बहुत आभार। जैसा कि मैंने अपने परिचय में ही लिखा था कि ये मेरा प्रथम प्रयास है, तो इतने दिग्गजों के बीच वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि आपने मेरी रचनाओं को चुना और मुझे एक अवसर प्रदान किया। वाकई इस मंच में आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और आप लोगों का प्रयास बहुत सराहनीय है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हिंदी को इतना आप लोग
प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे लगता है इस देश में रह के भी कि वाकई हिंदी के लिए कुछ करने की जरूरत है। तो मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को अपनी लघु कथाएं सुनाती हूँ। पहली लघु कथा है मेरी नन्हा फरिश्ता। ये मेरे जीवन के सत्य घटना पर आधारित है। जब मैंने यहाँ जॉब शुरू किया था तो ये घटना मेरे साथ घट चुकी है। इसी को मैंने शब्दों में पिरो के आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। और एडिटिंग थोड़ी सी अंशु जी और ऋत्विक जी ने की है इसमें, कि इसको और थोड़ा छोटा स्वरूप देकर, है ना? सिर्फ अंशु जी ने। तो चलिए शुरू करती हूँ मेरा धन्यवाद उसके लिए। शुरू करती हूँ। मेरा पहली लघु कथा है नन्हा फरिश्ता। अगर एक आवाज भी निकाली तो मैं सीधे तुम्हें कक्षा के बाहर कर दूंगी। मैंने बहुत गुस्से में कक्षा पहली के उस बच्चे को डांट लगाई। वह सहमकर चुप हो गया। 70 बच्चों की कक्षा संभालते हुए अक्सर ऐसी स्थिति से दो चार होना पड़ता था। अपने आवेश पर नियंत्रण रखना असंभव हो जाता था। थोड़े ही दिनों बाद मुझे मेरे मायके से पिताजी के अकस्मात निधन की सूचना मिली। इस अपूरणीय क्षति को मेरा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मायके से वापस आकर मैं अपने स्कूल फिर से जाने लगी। पहली कक्षा में पढ़ाते हुए पहले ही दिन मेरा मन बहुत व्यथित था, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी बहुत याद आ रहे थे। मेरी भरी आंखें देखकर उसी बातूनी बच्चे ने पूछा, टीचर क्या हुआ? मैंने कहा, शायद आंखों में चौक चली गई। टीचर आप जाकर फेस वॉश करके आ जाइए, इससे आपकी आंखों में पानी नहीं आएगा। हम बिल्कुल चुप बैठेंगे। उस नन्हे फरिश्ते की निश्चलता से, जो मेरे द्वारा मिली डांट को भूलकर मेरी तकलीफ को दूर करने का सुझाव दे रहा था, मेरा मन भर आया। काश उस जैसा निश्चल मन हम सबका भी होता तो इस दुनिया से बैर भाव और राग द्वेष जैसी भावनाएं मिट गई होती। धन्यवाद। पहली थी मेरी दूसरी लघु कथा है प्रेम का स्वरूप। प्रेम हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। प्रेम का ये चमत्कार सिर्फ एक पढ़े लिखे वर्ग या एक कहीं पे मतलब मौका देख के नहीं, हर किसी, जैसे एक दिहाड़ी मजदूर के भी मन में हो सकता है या फिर एक अनपढ़ के मन में भी हो सकता है। मतलब उसका स्वरूप सिर्फ पहचानने की जरूरत है। तो प्रेम का स्वरूप मेरी लघु कथा है और मैं शुरू करती हूँ। लॉकडाउन ने दिहाड़ी मजदूर दीना का रोजगार छीन लिया था। वह अपना घर मुश्किल से चला पा रहा था। उसकी गर्भवती पत्नी सुखिया बड़े सब्र से अपने दिन काट रही थी। उस दिन घर में 2 रोटियों का ही आटा बचा था। सुखिया ने 2 लाल मिर्ची नमक के साथ सिल पर पीस ली और 2 रोटियां बनाकर दीना की राह देखने लगी। वह थका हारा बाहर से लौटा और सुखिया से बोला, सामान बांध लो, सरकार गांव के लिए बस चला रही है, हमें सुबह 4 बजे तक चौक में पहुंच जाना है, नाश्ता खाना सब वहीं मिलेगा। सुखिया ने सिर हिलाकर हामी भरी और दीना को खाने के लिए बुलाया। दीना ने देखा 2 रोटियों में से सुखिया ने एक उसे परोस दी थी। उसने सुखिया के पेट के उभार को देखा और फिर पहला कौर मुंह में रखते ही दीना झल्ला पड़ा। तमक कर बोला, तू ही खाए जानवरों जैसा खाना, मुझसे ना खाया जाएगा। सुबह चौक पर जो खाना मिलेगा मैं तो वही खाऊंगा, और हाँ, कुछ बचाकर मत रखना। यह बोलकर वह उठा और फिर करवट लेकर सो गया। इस बंदी में दीना का व्यवहार कितना बदल गया है, यह सोचते हुए भारी मन से सुखिया ने 2 रोटियां खाई और फिर वह भी लेट गई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। जो आपकी दूसरी कहानी थी वो मुझे पहली वाली से ज्यादा पसंद इसलिए आई कि कई बार हम सब एक दूसरे के लिए जो काम करते हैं और जिसको हम सोचते हैं कि हम उसका ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अगले व्यक्ति को वो अगर दिखाई ना दे तो वो उसे समझ नहीं पाता। तो इस तरह से जो दिहाड़ी मजदूर की पत्नी थी जिसका नाम मैं भूल रही हूँ, सुखिया, सुखिया ने उसका क्रोध देखा, उसका झल्लाहट देखी, उसका गुस्सा देखा, लेकिन ये नहीं देखा कि उसने उसके लिए जो रोटी थी वो छोड़ दी ताकि वो अपना पेट भर सके। तो
एक बहुत ही संक्षिप्त सी कथा में आपने एक बहुत बड़ी दुविधा को या प्रेम को समझने की जो हम कई बार अंधे हो जाते हैं और देख नहीं पाते हैं, उस तरफ उस चीज को सामने लाने की कोशिश की, जो मुझे बहुत पसंद आया। तो बहुत बहुत आभार आपका इन दोनों का। धन्यवाद अंशु जी, इतने दिग्गजों के साथ मुझे अवसर देने के लिए। धन्यवाद अंशु जी और ऋत्विक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिग्गज तो कोई नहीं, हम सब एक दूसरे के साथ बस अपना समय, अच्छा समय काट रहे हैं और एक दूसरे को सुन रहे हैं, अपने विचार बांट रहे हैं। तो बहुत आभार आपका। और बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद मैथिली जी। इतनी खूबसूरत कहानियों का उषा राव जी, सॉरी उषा राव जी, उषा जी, माफी चाहता हूँ। तो धन्यवाद उषा जी, आपने शेयर की हमारे साथ ये लघु कथाएं। और कथाओं का ये है कि मैं कविताएं लिखता हूँ और कथाओं में मुझे लगता है कि काफी पेशेंस चाहिए लिखने के लिए। और बहुत अच्छा लगा आपने जो सेकंड टॉपिक है, जैसा अंशु ने कहा, बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। और ये हमने काफी सुनने को भी मिला है जो लॉकडाउन में हाल हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे नेक्स्ट पोएट जो हैं, उनका नाम है दिनेश चरण। उनकी मातृभाषा राजस्थानी है। उनका जन्म जोधपुर जिले के एक छोटे से गांव जालीवाड़ा खुर्द में हुआ। और उजाड़ो बारणे सु पाछोनी मुड़ जावे राजस्थानी कविता संग्रह, रात की सिम्फनी, नजरिया नामक अनियतकालिक साहित्यिक पत्रिका के संस्थापक संपादक हैं वो। तो बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा है हिंदी में। और हालांकि उनकी मातृभाषा राजस्थानी है। और हिंदी की जानी मानी साहित्यिक पत्रिकाओं में कविताएं और कहानियां छपती रहती हैं उनकी, जिनमें से कथा देश में छपी कहानी पागी पर चर्चित फिल्म निर्देशक गजेंद्र एस श्रोत्रिय एक हिंदी फीचर फिल्म भी बना रहे हैं। तो ऋत्विक, कुछ कारणों के कारण उन्हें असम सडनली उनको यात्रा करनी पड़ी, कुछ पारिवारिक कारणों के कारण। तो वो आज हमारे साथ वर्चुअली नहीं जुड़ पा रहे हैं, पर हम उनकी कविताओं को पढ़ सकते हैं। तो आप पहली कविता जो उनकी है उसका आरंभ करें, बाकी मैं फिर हम लोग इस तरह से शेयर कर सकते हैं। ये कविताएं दिनेश चारण जी की हैं, जो राजस्थानी हैं और हिंदी में कविताएं हैं। तो मैं पहली कविता से आरंभ करता हूँ। मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ। कड़बी काटते हुए धूप के साए में, पसीने की गंध के साथ मिट्टी की महक में, ताकि बस जाए कविता लोक के कंठ में, उन गीतों की तरह जो पीढ़ियों की परंपरा संजोए हुए आज भी अमर हैं, बिना अपने रचयिता के नाम के। धन्यवाद। दूसरी कविता है, औरतें खपा देती हैं अपनी जिंदगी बर्तनों का मुलम्मा छुड़ाने में, घर को घर बनाने में, आंगन को बुहारने में, निपटा देती हैं अपनी जिंदगी घरेलू कामों को निपटाने में। जैसे बजती है मंदिर में सुबह शाम घंटियां, वैसे ही बजते हैं बर्तन रसोइयों में, क्योंकि औरतें व्यस्त हैं अपनी पूजा में। अगली कविता आप पढ़े ऋत्विक। हाँ। धरती का वह कोना ढूंढता हूं जहां डर न हो इंसानों से, जहां पत्थर घर बनाने के काम आ सके, आग रोटी सेकने के काम आए, धर्म के नाव पर मानवता हो, कर्म के नाम पर जीवन पर हो, धरती का वह कोना ढूंढता हूं। चौथी कविता, जब दिखाए जा रहे थे सपने चांद पर जाने के, तब भी हमने रोटी का सपना देखा। जब लोग खोज रहे हैं महामारी में जीवन की सकारात्मकता, तब भी हमने रोटी खोजी। रोटी हमारे लिए चांद जैसी गोल है, रोटी अब भी हमारे लिए है खोज, जीवन की सकारात्मकता की तरह। पेट की आग को रोटी के अलावा कोई सपना नहीं आता। कोई महामारी नहीं मिटा सकती भूख को, भूख से न जाने कितनी बीमारियों को मिटाया है।
न योग की जरूरत रही, न मानसिक तनाव आए। पेट की आंत का तनाव इतना था कि कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। जिनका पेट भरा है उनको रंग अच्छे लगते हैं अलग अलग, भूखे पेट को तो सब रंग सफेद दिखते हैं, आटे जैसे। अगली और आखिरी कविता उनकी। उन्होंने चिंता की पर्यावरण को बचाने की, वातानुकूलित कमरों में बैठकर बोतल बंद पानी पीकर। तब तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक परमाणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को खत्म कर चुका होता है। एक किसान की फसल सूख गई होती है। उन्होंने चिंता की जीव जंतुओं को बचाने की, जिनके बैठक के कमरे की शोभा बढ़ा रहे थे हाथी दांत पर नक्काशी किए गुलदस्ते, दीवार पर लटकन बनी बाघ की खाल और हिरण के सींग, एक्वेरियम की रंग बिरंगी मछलियां और समृद्धि लाता कछुआ। बरामदे के पिंजरे में चहचहा रही थी रंग बिरंगी चिड़ियां और तोता। वे मुक्ति की बात कर रहे थे जिन्होंने पिंजरा अपने पास रख रखा था। खैर, यह धरती बची रह जाएगी तुम्हारी चिंताओं के बिना भी। बहुत बढ़िया ऋत्विक। मुझे इनकी कविताओं में जो बात बहुत पसंद आई वो थी कि इन्होंने एक आंचलिक पक्ष या वो पक्ष जो हम यहाँ अमेरिका में रहकर पढ़ते हैं जिसके बारे में, लेकिन जब वो कोई कविता उससे गूढ़ता की तरह कहता है कि एक रोटी का कितना महत्व हो सकता है, या जो गरीबों के बारे में उन्होंने लिखा है या उन लोगों के बारे में लिखा है कि उनकी विवशताएं कितनी बेसिक हैं, जिसको एटलीस्ट अमेरिका में रहकर उस चीज से जो यहाँ लोग हैं रिलेट कर पाना मुश्किल होता होगा मेरे ख्याल से। लेकिन हम सब चूंकि भारतीय हैं तो मुझे लगता है ये जो कविताएं हैं इनको ट्रांसलेट करना चाहिए, ताकि भारत की जो एक विवशता जो अलग किस्म के लोगों की है उसको भी हम दूसरों के साथ बांट सकें। तो ऋत्विक बहुत बहुत धन्यवाद इन कविताओं को मेरे साथ पढ़ने के लिए। मैं उनको बता दूंगी कि हमने उनकी कविताएं पढ़ी, और आप अगले हमारे कवि को बुलाना चाहेंगे ऋत्विक? बिल्कुल। तो हमारी अगली कवियत्री हैं अर्चना पांडा, और आपकी मातृभाषा है उड़िया। अर्चना पांडा बे एरिया अमेरिका की एक सुविख्यात कवियत्री हैं। कविता के साथ इनकी गहरी रुचि गायन, वादन, नृत्य, भाषा एवं साहित्य में भी है। अर्चना ने कई प्रसिद्ध आयोजनों में एंकरिंग संचालन किया है। अर्चना ने टीवी एवं रेडियो पर एक सफल एंकर के रूप में भी अपना नाम किया है। पेशे से अर्चना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एवं वेल्स फार्गो बैंक में कार्यरत है। अर्चना भारत से इंजीनियरिंग एवं MBA करके अमेरिका आई थी। अर्चना बे एरिया के कई सामाजिक संस्थानों पर हिंदी पढ़ाती हैं। तो आइए हम सब मिलकर अर्चना के कविताओं को सुनते हैं। अर्चना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अंशु जी, ऋत्विक जी, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत जहन नसीब कि आपने मौका दिया। तो जो हाइड्रेंजिया फूल है कि जहां भी फल जाए, फूल जाए, कहीं भी फलित हो जाए, उसके लिए पहले एक कुछ शब्द कहना चाहूंगी कि हमेशा मुझसे लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, हिंदी बोल लेती हैं, हिंदी क्षेत्र से हैं, तो उस पर कुछ 2 पंक्तियां पहले। कहो सुकुमारी किस स्थान से हो आई यहाँ, हिंदी साहित्य में किस प्रांत की उपज हो, इलाहाबाद का सौर, लखनऊ का सलीका, संग में क्या लाई कानपुर की समझ हो। मैंने कहा उड़ीसा के एक छोटे गांव से मैंने कहा उड़ीसा के एक छोटे गांव से मैं, ना ही कोई इतिहास ना ही सज धज हो, पर जरा सोचो और गर्व करो सोच के ये, हिंदी अब भारत में व्याप्त रज रज हो, हिंदी अब भारत में व्याप्त रज रज हो, हिंदी अब भारत में व्याप्त रज रज हो। तो हाइड्रेंजिया के नाम पहले मेरे पुष्प कुछ अर्पण किया मैंने कि कहीं के भी हो, हम कन्नड़ हो, तेलुगु हो, पंजाबी हो, मरवाड़ी हो, हिंदी अब भारत का हिस्सा है, हम हिंदी हैं, हम चाहे जहां भी रहें हम हिंदी हैं। तो हम हाइड्रेंजिया हैं कि जहां रहे हिंदी हमारी पहचान है। तो पहला गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी।
जब कविता लिखते हैं हूक उठती है, प्यास मचती है, एक अंदर से आवाज आती है। ऐसा नहीं कि 9 से 5 हम कविता लिखें या 9 से 10 टाइम फिक्स कर दें, ऐसा नहीं होता है। अंदर से एक आवाज आती है कविता के लिए। तो उस भावना को प्रस्तुत करना चाहूंगी गीत में। कैसे लिखें, हम कोशिश कैसे करें, प्रयास कैसा हो। खोले दिल के दरवाजे, कर आंखें बंद लिखे हम। खोले दिल के दरवाजे, कर आंखें बंद लिखे हम। समा न पाए शब्दों में, कुछ ऐसा छंद लिखे हम। खोले दिल के दरवाजे, कर आंखें बंद लिखे हम। समा न पाए शब्दों में, कुछ ऐसा छंद लिखे हम। कैसी उड़ान हो सोच की, नभ जैसी हो सोच हमारी, बन समीर उड़ जाए। गंगा जमुना जिधर मन करे, उसी और मुड़ जाए। नभ जैसी हो सोच हमारी, बन समीर उड़ जाए। गंगा जमुना जिधर मन करे, उसी और मुड़ जाए। भाव धरा पर बांध न बांधे, रोकिए मत खुद को, खोलने खुल के कहिए जो कहना चाहते हैं। कुछ सच्चा, कुछ अच्छा, कुछ गलत, कुछ सही होता ही नहीं है। जो मन में है, जो दिल में है, लिखिए। कविता उसी का नाम है, विश्वास है कविता। नभ जैसी हो सोच हमारी, बन समीर उड़ जाए। गंगा जमुना जिधर मन करे, उसी ओर मुड़ जाए। भाव धरा पर बांध न बांधे, हो स्वच्छंद लिखे हम। समा न पाए शब्दों में, कुछ ऐसा छंद लिखे हम। हम बहुत चिंता करते हैं, खासकर आज के दुनिया में, कोविड काल में, कल क्या होगा, कल क्या होगा, और हम भूल जाते हैं कि रहना हमें आज है। टुडे इज लाइफ, लाइफ इज नॉट द यस्टरडे और टुमारो, इट्स नॉट द गया कल या आने वाला कल। आज का हर लम्हा, हर पल, एवरी मोमेंट, लिव लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। दैट्स व्हाट कोविड इज टॉट अस, कि आज रहिए, कल की चिंता क्यों कर रहे हैं। कल की चिंता बहुत सताती, पल पल है उलझाती, मगर हमारी खुशी आज की हर उलझन सुलझाती। कल की चिंता बहुत सताती, पल पल है उलझाती, मगर हमारी खुशी आज की हर उलझन सुलझाती। कल की चिंता भूल आज का हर आनंद लिखे हम। समा न पाए शब्दों में, कुछ ऐसा छंद लिखे हम। प्रेम, श्रृंगार, मोहब्बत, जज्बात, एहसास क्या है? आपका दिल जो कहता है वो कीजिए, वही प्यार है, वही जिंदगी है। सिर्फ आई लव यू कहना प्यार नहीं है, अपने आप से प्यार करना। हर रिश्ता, माँ बाप, भाई बहन, बंधु, गुरु, जो भी है, हर एक से प्यार करना प्यार है, प्रेम है, लव। दैट्स एहसास, दैट्स जज्बात। राधा से कान्हा का रिश्ता सारी दुनिया जाने, मीरा ने समझाए हमको सही प्यार के माने। राधा से कान्हा का रिश्ता सारी दुनिया जाने, मीरा ने समझाए हमको सही प्यार के माने। जिस रिश्ते को दिल माने, जी हाँ, जो आपका दिल, जिसकी गवाही दे, हाजिरी दे, जिस रिश्ते को दिल माने, बस वो संबंध लिखे हम। समा न पाए शब्दों में, कुछ ऐसा छंद लिखे हम। खोले दिल के दरवाजे, कर आंखें बंद लिखे हम। समा न पाए शब्दों में, कुछ ऐसा छंद लिखे हम, कुछ ऐसा छंद लिखे हम। तो ये मेरी पहली रचना थी। बहुत खूब रचना, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। और एक आपसे बात करना चाहूंगी। अमेरिका में हमें सबसे जो परेशान जो करती है बात, वो है हमारे संस्कार। हम नेक्स्ट जनरेशन को अपने संस्कार कैसे दें? हम क्या जो लाएं अपनी धरोहर, हेरिटेज, कल्चर, विरासत, क्या हम उसी को अपने बच्चों तक, अगली भावी युवा पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं? बस इसका ध्यान रखने के लिए एक रचना आपको समर्पित करना चाहती हूँ कि दिल से और जुबानी देना बहुत जरूरी है। हर रिश्ते को पानी देना बहुत जरूरी है। आपके दिल में प्रेम हो, लेकिन उसी प्रेम को आप कहना सीखिए। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आपका प्यार प्यार नहीं कहलाएगा। तो हर रिश्ता, जैसे मैंने कहा, भाई बंधु, कलीग, माँ बाप, पति, बच्चे, आपकी जो भी इवन आपका डॉगी छोटा सा, जिससे भी आपका रिश्ता है, आपको इजहार करना जरूरी है। तो इसके लिए कहती हूँ कि दिल से और जुबानी देना बहुत जरूरी है। हर रिश्ते को पानी देना बहुत जरूरी है। पूरा दिन मेहनत करके जब कोई घर आए, घर क्या होता है? किसी ने हमसे कहा, अर्चना जी मेरा घर बन गया। मैंने कहा, साहब जी आपका मकान बना है, घर नहीं। घर को बनते बनते समय लगता है। एक मुक्तक से भावना कहती हूँ, संवेदन के भावों को अक्षर बनते बनते
फिर अक्षर को शब्द, शब्द को स्वर बनते बनते महल रेत के हंसते हंसते कहते हैं मुझसे, उम्र बीत जाती है घर को घर बनते बनते, घर को घर बनते बनते। पूरा दिन मेहनत करके जब कोई घर आए, पूरा दिन मेहनत करके जब कोई घर आए, पूरा दिन मेहनत करके जब कोई घर आए, उसको शाम सुहानी देना बहुत जरूरी है, उसको शाम सुहानी देना बहुत जरूरी है। सर ऊंचा कर चल पाए यौवन इसके खातिर। हमारे बच्चे छोटे से बड़े होके सबसे बड़े जब हो जाते हैं, हमको लगता है कि कहाँ गए इनके आव भाव विचार संस्कार, लेकिन एक बात का ध्यान रखना हम भूल जाते हैं। क्या है, सुनिए। सर ऊंचा कर चल पाए यौवन इसके खातिर, सर ऊंचा कर चल पाए यौवन इसके खातिर, सर ऊंचा कर चल पाए यौवन इसके खातिर। बचपन को निगरानी देना बहुत जरूरी है, बचपन को निगरानी देना बहुत जरूरी है। दिल से और जुबानी देना बहुत जरूरी है, हर रिश्ते को पानी देना बहुत जरूरी है। बहुत लंबी रचना है, लेकिन मैं इतना इसमें विराम देना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी ऋत्विक जी, समय हो तो और सुनाओ कि यहीं पे वाणी को विराम दे। आप बताइए। नहीं, एक और आप बिल्कुल सुनाएं जो आपको पसंदीदा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो एक गीत की जगह पे 3 छोटे मुक्तक, 3 पद होते हैं, तो मुक्तक कहना चाहूंगी कि प्रेम श्रृंगार कैसे होता है, कैसे अनुभव होता है उसका। तो घनाक्षी शब्द का प्रयोग करना चाहती हूँ। अखियों से मुझको छुआ किसी ने हौले से, तो किसी ने हमें छुआ, हाथों से नहीं, अखियों से, यानी प्यार की पहली नजर, पहली दृष्टिकोण, पहली दृष्टि प्यार का। तो क्या हुआ, अखियों से मुझको छुआ किसी ने हौले से, तो प्रेम की प्रथम अनुभूति बन गई मैं। प्यार हुआ, मोहब्बत जागा, मन की लगन मुझे ऐसी लगी पावन की, जैसे किसी देव की विभूति बन गई मैं। आरती का दीप बनी, घृत बनी, बाती बनी। प्रेम पूजा है, प्रेम की पराकाष्ठा ही तो पूजा है। आरती का दीप बनी, घृत बनी, बाती बनी, धूप की सुगंध सी पुनीत बन गई मैं। रोम रोम होम बन, रोम रोम होम बन, पिया में समाई ऐसे, रोम रोम होम बन, पिया में समाई ऐसे। प्रेम के हवन की आहुति बन गई मैं, प्रेम के हवन की आहुति बन गई मैं, प्रेम के हवन की आहुति बन गई मैं। तो प्रेम जब भी कोई करे, जब आपको जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने प्यार प्रेम जरूर जरूर किया होगा, तो वो चेहरा याद कीजिए और इसे सुनिए। टूटा चावल देव कभी स्वीकार नहीं करते, हमेशा पूजा में अक्षत चावल ही अर्पण किया जाता है। आप सबने सुना होगा। टूटा चावल देव कभी स्वीकार नहीं करते, टूटा दर्पण देख कभी श्रृंगार नहीं करते। जिसको भी दिल देना तुम पूरा पूरा देना, आधे मन से कभी किसी से प्यार नहीं करते, आधे मन से कभी किसी से प्यार नहीं करते। और 2 पंक्ति एक गीत के मैं सुनाना चाहूंगी आपको, मुझे बहुत प्रिय है और इसमें इसके अलंकारों को आप देखिएगा। मूक नयन की हुक करे जो कूक न जाना चूक सजनवा, नेह न जाए सूख कहूँ 2 टूक, मिटा दे भूख सजनवा। इसमें प्रयोग कुछ अनूठे किए हैं, लेकिन समय की पाबंदी है, इस कारण से बस इसे एक बार और पढ़ना चाहूंगी आपके समक्ष। सुनिए इसे हृदय से। मूक नयन की हुक करे जो कूक न जाना चूक सजनवा, नेह न जाए सूख कहूँ 2 टूक, मिटा दे भूख सजनवा। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना का प्रणाम आप सबको कैलिफोर्निया से, कैलिफोर्निया के बे एरिया से आप सबको धन्यवाद सुनने के लिए, और खासकर ऋत्विक जी और अंशु जी का जिन्होंने मुझे मौका दिया अपनी कुछ रचनाओं को प्रस्तुत करने का। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें। बहुत बहुत आभार आपका अर्चना, बहुत ही उम्दा तरीके से आपने पढ़ा भी और बहुत ही इन्वॉल्व होकर सुनाया, मजा आ गया, बहुत अच्छे। तो अंशु जी है क्या? कोहिनूर जी, आर यू देयर? यस, आई एम हियर। आप अपनी वो अंतिम कविता पढ़ना चाहेंगे जो छूट गई थी? फटाफट पढ़ दीजिए। जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए, फटाफट, बिना ज्यादा एक्सप्लेन किए हम लोग समझ जाएंगे।
एक्सप्लेन, ऐसे कविता ऐसी होनी चाहिए जिसको एक्सप्लेन ना करना पड़े। हाँ। इस कविता को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसका नाम है कलश। कलश में भर के तेरी हंसी रखी है, कलश में भर के तेरी हंसी रखी है। जब कभी बीमार महसूस करता है दिल, छिड़क लेती हूँ घर में। जब बहुत बढ़ती है गर्मी, एक बूंद पीकर पहुंचाती हूँ जी को ठंडक। जब बहुत बढ़ती है गर्मी, एक बूंद पीकर पहुंचाती हूँ जी को ठंडक। जब कभी दुनिया जलाती है, जले पे छिड़क लेती हूँ, मरहम का काम देती है। जब कभी दुनिया जलाती है, जले पे छिड़क लेती हूँ, काम देती है। यूं तो कोई शिकायत नहीं, यूं तो कोई शिकायत नहीं, बस कलश खाली पड़ने लगी है। एक बार आकर कलश में अपनी चमकती छलकती हंसी फिर भर जा। एक बार आकर कलश में अपनी चमकती छलकती हंसी फिर भर जा। कॉलेज से फिर एक बार घर आ जा। वाह 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 वाह। ये मैं अपने बेटे को सुनाऊंगी 2 साल बाद, बेटे बेटी को दोनों। बेटे ही के लिए लिखा है मैंने। हाँ, मैं समझ रही थी। ये हर माँ की दास्तान है, जब पहली बार बच्ची या बच्चा कॉलेज चला जाता है तो जो खालीपन होता है उसका, उसके एहसास के ऊपर लिखा है ये। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कोहिनूर। इट वाज वेरी एनरिचिंग एंड नरिशिंग एंड एनलाइटनिंग। थैंक यू। अब हमारा कार्यक्रम पहुंच गया है अपनी अंतिम चरण पर, और अलग अलग भाषाओं की नीवों के बावजूद आप सबने अपने भाव, अपने प्रयास और अपनी रचनाओं से हिंदी को संवारा। ये हिंदी का सौभाग्य है। और शब्द, भाषा, इन्हें ये डोरियां हैं जिनका वजूद हमारे बीच एक बहुत ही सुंदर सा रिश्ता जोड़ दिया करता है। ऐसा रिश्ता जिसके क्या बताऊं मैं। ऋत्विक, आपको कुछ रिश्ते से याद आ रहा है कि जो हम रिश्ते पे बहुत, रिश्ते से मुझे ये तो डेफिनेटली लग रहा है अंशु कि लॉकडाउन में जब हम बहुत अपने क्लोज फ्रेंड से ना मिल पाए तो एक रिश्ते में एक थोड़ी लिमिटेशन तो आ जाती है। लेकिन ये देखिए कि अगर इस टाइप के इवेंट्स जो हम करा रहे हैं, इससे कितने नए रिश्ते बन रहे हैं। आज हम कितने लोगों से जुड़े, कितने बातें हमने उनकी जानी, उनके बारे में सीखा। तो रिश्ते से मुझे कुछ ऐसी लाइन्स याद आ रही हैं जो कि इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती हैं कि रिश्ते ना गहरा सागर हैं, ना जल माटी की गागर है, वे तो बस बहता दरिया है, जीवन जीने का जरिया है। कुछ रिश्ते हैं हसरत से, कुछ रिश्ते हैं किस्मत से, पर हर रिश्ता रुख मोड़ता है, कहीं कभी दम तोड़ता है। वाह। कुछ रिश्तों ने तुम्हें राह दी, कुछ रिश्तों ने बस आह दी, कुछ रात से थे पर सहर लगे, कुछ शहद से थे पर जहर लगे। हर रिश्ते ने भिगोया, कुछ सींचा कुछ बोया, ना जाने कितने रिश्तों में भीगे डूबे तुम किश्तों में, पर जीवन के अंतिम क्षण पर चंद बूंदों से भीगे तन पर रिश्तों का रस छन जाएगा, जब एक सूखा तन जाएगा। तो मुझे लगता है कि रिश्ते एक रिवर्स की तरह हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका हमसे जुड़ने के लिए और रिश्ता बनाने के लिए। ऋत्विक, इसकी रचयिता कौन है इस कविता के? ये कविता लिखी है नाचीज ने। ओह, नाचीज, मतलब आप नाचीज ने? हाँ जी बिल्कुल। बहुत 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 सुंदर चीज के ऊपर आपने इस नाचीज ने कविता लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम करीब करीब अपने कार्यक्रम के अंत तक पहुंच चुके हैं, और हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम बौछार पोएट्री सेंटर सैन होजे की ओर से है, और ये हर माह हम करते हैं महीने के चौथे शनिवार को अमेरिका कैलिफोर्निया के समय 8:30 बजे से और भारतीय समय के सुबह 8:30 बजे से। अगले महीने हमारे प्रोग्राम के लिए हमारा टाइम चेंज हो जाएगा बिकॉज डे लाइट सेविंग्स विल किक इन।
तो हम आपको बताएंगे अगला महीने का समय क्या होगा, लेकिन हमारी अगली पेशकश जो है वो है सतरंगी थाली या मिक्स प्लैटर, जिसमें हम आपके सामने पेश करेंगे कुछ कविताएं, कुछ लघु कथाएं और एक कविता के नाटक को भी। तो आप सबका मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने आकर हमारे साथ अपना अमूल्य समय और अपनी रचनाओं को बांटा। जो हमें सुनने आया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम पसंद आया हो तो उसके बारे में लोगों को बताएं और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हमें ईमेल भेजें bauchar@gmail.com पर BAUCHHAAR, और फेसबुक पर हमारा पेज है जिसको आप जा सकते हैं www.facebook.com/bauchar-reading-series पर। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले महीने आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ अंशु जौहरी और मेरे साथ थे, अपना नाम बताएं, कौन थे मेरे साथ? ऋत्विक वर्मा, नाचीज उर्फ नाचीज। धन्यवाद सबका बहुत बहुत जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, आवाज नहीं सुनाई दे रही, आपका म्यूट है शायद माइक। आपका माइक अभी अब ठीक है। ये छोटकू आ गए। चलो ठीक है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत सबने एक अच्छी कविताएं पढ़ी। बहुत धन्यवाद। ये स्पर्श की मम्मी है, मालूम है आपको? ओके, थैंक यू। थैंक यू। पिताजी को भेज सकते हैं अपन। ऋत्विक, कैन यू ऋत्विक, हैव यू स्टॉप्ड द रिकॉर्डिंग? हाँ मैं कर रहा हूँ। यस। ओके, तो वो हमें शायद लास्ट का एडिट करना पड़ेगा क्या? हाँ वो तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना, उषा ज्वाइन करने के लिए। मैं बस थैंक यू करना चाहती थी, लिखी थी अंशु और ऋतिक, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। Thank you, Archana. It was lovely to see you once again. And yeah, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। उषा राव जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आशा है हमारा अगला प्रोग्राम भी देखेंगी और उसके बाद भी और हमेशा। बिल्कुल, और देखती रहिए। हाँ।